ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, जिसे हम हिंदी वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति जगत। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो को हिंदी वाले बच्चे हैं चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हैं, दोनों ही देख सकते हैं। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जब क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, यानी जब वर्गीकरण का आरंभ हुआ, तब एक हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, और उन्होंने 1969 में, कितने में, 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण। ठीक है, ठीक। पहले क्या था? पहले ये था, जिन ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल थी, यानी कि कोशिका भित्ति, उन्हें कहाँ रखा गया था? उन्हें रखा गया था हमारा प्रोटिस्टा जगत में। ये कब था? ये पहले था, यानी कि स्टार्टिंग में। ठीक है, शुरुआत में। सेल वॉल तो किस किस के पास होती है? सेल वॉल फंगी, यानी कवक के पास भी होती है। सेल वॉल प्लांट्स के पास भी होती है। ठीक, और जो प्रोटिस्टा में होते हैं उनके पास भी होती है। यहाँ पे एक करेक्शन की जरूरत है कि जिन यूनिसेलुलर, सॉरी, जिन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय जीव। यानी जिन एक कोशिकीय जीवों के पास कोशिका भित्ति थी, उन्हें कहाँ रखा गया था? प्रोटिस्टा में। अब सेल वॉल किस किस के पास होती है? फंगी के पास भी होती है, प्लांट्स के पास भी होती है, और प्रोटिस्टा में भी होती है। ठीक, ठीक है। अब हुआ क्या? साइनोबैक्टीरिया के पास भी होती है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एलगी, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इन्हें भी इसमें ही रख दिया गया। तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि अगर हम अब प्रेजेंट में देखें तो अलग अलग, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? ये प्रोकैरियोट है। बाकी ये तीनों क्या है? यूकैरियोट है। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो फिर बाद में क्या किया कि बाद में जो प्लांट किंगडम था हमारा, क्या? प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत। उसमें हमने किस किस को रखा? उसके अंतर्गत हमने उसमें किस किस को इंक्लूड करा? शैवाल, जिसे हम एल्गी कहते हैं। ठीक, फिर हमने उसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को
इसमें रखा, इंक्लूड किया। अब जो हमारा आधुनिक वर्गीकरण है, ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो ये वर्गीकरण के तंत्र हैं, वर्गीकरण के जो सिस्टम है, ये किस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज हुए, क्या इनमें चेंजेस आए, पहले क्या था फिर क्या था। तो सबसे पहले लीनियस का नाम आप सभी जानते हो, एक साइंटिस्ट थे लीनियस, ठीक। उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या दिया उन्होंने? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? कृत्रिम वर्गीकरण, ठीक। कृत्रिम वर्गीकरण। अभी किस बेसिस या किस आधार पर किया गया वो देखते हैं हम। इसका बेसिस क्या था? बेसिस माने आधार, किस आधार पर किया गया। तो इन्होंने क्या किया? सुपरफिशियल, मोर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स थे, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सुपरफिशियल का मतलब होता है जो ऊपरी हैं, जो हमें दिखते हैं, ठीक है, जो हमें आसानी से दिख जाते हैं। बाहरी जो कैरेक्टर्स होते हैं कि मेरे बाल काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, घुंघराले हैं, करली हेयर्स हैं, या कैसे हैं, मेरी स्किन का कलर कैसा है, मेरी उंगलियां पतली हैं, छोटी हैं, लंबी हैं, मोटी हैं, ठीक है। जो सुपरफिशियल मतलब जो बाहरी, और मोर्फोलॉजिकल जो हमारे स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वो ऐसे कैरेक्टर्स उन्हें क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। हिंदी में मैंने बोलते हैं आकारिकी गुण। क्या बोलते हैं मैंने? बा है आकारिकी, सॉरी, आकारिकी कैरेक्टर्स को गुण, ठीक है। अब होते क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हैबिट माने प्रकृति कैसी है मेरी, गुस्सैल हूं, लड़ाकू हूं, शांत हूं, ठीक। कलर मतलब वर्ण या रंग। दूसरा नंबर, नंबर आप समझते ही होंगे, ठीक। और इसके बाद है आपका एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक। तो क्या क्या हो गए? संख्या और पत्तियों का आकार या आकृति, ठीक। तो इसमें जो था, जो कृत्रिम वर्गीकरण हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम था, इसमें इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक। या और इसमें दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि they were based mainly on vegetative characters और on the androecium structure, ठीक है। यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर एंड
एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। बेस्ड मीन्स आधारित। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स किन्हें बोलेंगे हम? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बोलेंगे हम कायिक गुणों तथा एंड्रोशियम बोलेंगे हम पुमंग की रचना पर आधारित था। ठीक। अब ये फेल क्यों हो गया? इसका फेल होने का क्या कारण था? दिया तो इतना अच्छे तरीके से था, फेल क्यों हो गया? ठीक। तो ये फेल इसलिए हो गया कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो कायिक गुण हैं, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, वो आसानी से, वो इजीली क्या हो जाते हैं? बताइए। वो इजीली चेंज हो जाते हैं। ठीक। वो आसानी से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो कायिक गुण हैं वो आसानी से वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ठीक। इसलिए जो आपका कृत्रिम वर्गीकरण था वो क्या हो गया? फेल हो गया, वो असफल रहा। ठीक। इसके बाद फिर जो दूसरा सिस्टम आया वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? ये दिया था आपके बेंथम एंड हुकर ने। ठीक। इसे बोलेंगे हम प्राकृतिक प्राकृतिक वर्गीकरण। किसने दिया? बेंथम और हुकर ने। अब इसमें हम देखते हैं क्या इसका आधार था। ठीक है। इसका बेसिस या हिंदी में बोले आधार क्या था? इससे पहले वाला जो कृत्रिम वर्गीकरण था वो किस पर आधारित था? वो था आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। ये किस पर है ये हम देखेंगे। ये आपके इसका जो बेसिस था नेचुरल एफिनिटीज के साथ साथ प्लस जो उसके क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फीचर्स थे। एक्सटर्नल फीचर्स उन पर भी प्लस इंटरनल फीचर्स पर भी। तो इसमें क्या क्या तीन इसके आधार क्या थे? नेचुरल एफिनिटीज, एक्सटर्नल फीचर्स एंड ऑल्सो इंटरनल फीचर्स। अब हम नेचुरल एफिनिटीज की बात करेंगे तो नेचुरल एफिनिटीज का बोलते हैं नेचर के साथ रिलेशन। हिंदी में से बोलेंगे प्राकृतिक संबंध। एक्सटर्नल फीचर्स को बोलेंगे हम बाह्य गुण। ठीक है। के साथ साथ जो जितने जो जीव होते हैं उनके आंतरिक या भीतरी
ठीक। भीतरी गुण जैसे इंटरनल कैरेक्टर्स, क्या एक्सटर्नल तो हमें पता ही चल गया भाई, हैबिट है, कलर है, नंबर है या शेप है, किसका, लीव्स का, किसी का भी हो सकता है, एंडोसियम का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम अगर एनिमल्स के एस्पेक्ट में बात करें, एनिमल जो हमारे जंतु हैं उनके लिए बात करें, तो उनका कुछ आएगा कि भाई कुछ भी मान लो, जिस भैंस है उसके सींग का आकार क्या है, या मछली है वो उसका रंग कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर यानी उसका आकार कैसा है, कुछ भी हो सकता है। तो बाह्य गुण हमें पता चल गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल कैरेक्टर्स। इंटरनल कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो देखेंगे हम। तो इंटरनल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनल कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक, एनाटमी कि भाई बॉडी के अंदर की क्या सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी, या फिर फाइटोकेमिस्ट्री, ये आपके भीतरी गुण हो सकते हैं। जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बोलेंगे परारचना, एनाटमी को बोलेंगे आपका शारीर, शरीर नहीं शारीर। एक्चुअल में एनाटॉमी होता है अगर हम अंदर की स्ट्रक्चर्स को पढ़ें डाइसेक्ट करके। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे हम भ्रूण विज्ञान, और फाइटोकेमिस्ट्री हम बोलेंगे आपका पादप रसायन। फाइटो मीन्स जो होता है वो होता है प्लांट से रिलेटेड। ठीक, ये दिया हुआ है इसमें कि जो क्लासिफिकेशन जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जो पुष्पी पादपों का जो ये वर्गीकरण है किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे आपका, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसने दिया, इस पे भी बात करेंगे हम। ठीक है, बुक में दिया हुआ नहीं है, आप एनसीईआरटी देखोगे किसने दिया, बट ये दिया था AW ईचलर ने। किसने, AW ईचलर ने। इसे हम क्या बोलते हैं, जाति वृत्तीय, जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र। किसने दिया, AW ईचलर। ठीक, अब जैसे हमने देखा जो हमारा प्राकृतिक वर्गीकरण था उसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, नेचुरल एफिनिटी यानी कि प्राकृतिक संबंध, बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक या भीतरी गुणों को भी हमने आधार बनाया वर्गीकरण का। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके आधार क्या है, बेसिस इसका क्या है। ठीक है, तो जो इसका मेन बेसिस है वो था आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। किस पर बेस था ये, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर, बिटवीन
ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें भाई? इससे हमें पता चलता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक टैक्सा में है, उनके जो एंसेस्टर हैं वो एक रहे होंगे। इससे क्या पता चलता है? दिस एज्यूम्स दैट organisms of same taxa, organisms of same taxa have a common ancestor। ठीक। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि एक ही टैक्सा के, सेम टैक्सा के जो भी जीव हैं उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। ठीक है। और इस सब का एविडेंस क्या है? इनका एविडेंस जो इस बात को प्रूव करता है वो क्या है? वो है हमारे फॉसिल्स। ठीक है। अगर हम हिंदी वाले बच्चों की बात करें तो हम बात करेंगे ये जो जातीय वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र है, इसका आधार जो है वो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध। क्या है? विकासीय संबंध। ठीक है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है, इससे पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। ठीक, ठीक है। उसका प्रमाण क्या है? एविडेंस जो इन सब बातों को हमें बताता है वो है आपके हमारे जो हमें जीवाश्म, जो हमें जीवाश्म मिलते हैं। ठीक। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के टाइप्स। टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े थे। ठीक। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी होती है कि क्लासिफिकेशन किसके बेस पर? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। जिससे हम उन्हें क्या कर सकें? अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई कर सकें। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी के टाइप्स। ठीक है। पहला टाइप क्या है टैक्सोनॉमी का? वो है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यानी कि संख्यात्मक वर्गीकी, संख्यात्मक वर्गीकी। ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे भाई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती क्या है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम नंबर एंड कोड्स असाइन करते हैं। क्या करते हैं? नंबर एंड कोड्स असाइन करते हैं। किसके लिए असाइन करते हैं? फॉर ईच कैरेक्टर, यानी कि कोई भी कैरेक्टर है तो हम उसे कोई एक नंबर या कोड दे देंगे। ठीक है।
कोड दे दिया, उसके बाद उस डेटा, जो डेटा है उसे प्रोसेस करेंगे। जो हमारा डेटा है उसे डेटा देन प्रोसेस्ड, जो डेटा निकल के उसे हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और तब फिर जाकर के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये प्रोसेस है। की कैसे जाती है, ये कंप्यूटराइज्ड है पूरी प्रोसेस, कंप्यूटरों की सहायता से की जाती है। और क्या चीज हम इसमें जानेंगे कि ईच कैरेक्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई कैरेक्टर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कैरेक्टर अपना समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। और एक टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर कर लेते हैं, भी कंप्यूटर है कितने भी कर सकते हैं। हिंदी वाले बच्चों, आपके लिए तो ये कैसे जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टर हैं, गुणों को नंबर तथा कोड दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसके बाद डेटा प्रोसेस किया जाता है। फिर इन सब चीजों को करके फिर वर्गीकृत किया जाता है। और ये जितनी जितनी भी ये प्रोसेस है कैसी है, कंप्यूटरीकृत हो चुकी है, कंप्यूटरों की सहायता से की जाती है। और जो प्रत्येक गुण है समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है हमारी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे हम साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। आपके हिंदी वाले में नहीं दी हुई है कि साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, आपके में कोशिका वर्गी की दी हुई है। हाँ, कोशिका वर्गी की दी हुई है जिसे हम साइटोटैक्सोनॉमी ही बोलते हैं, बट आपके इसमें कीमोटैक्सोनॉमी नहीं दी हुई, जिसे हम रासायनिक वर्गीकी कहते हैं। चलो कराते हैं उसे। तो यहाँ पे हमारे इसमें क्या दी हुई है, साइटोटैक्सोनॉमी, जिसे हम कोशिका कोशिका वर्ग की कहते हैं। ठीक, किस पर आधारित होती है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या क्या है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है आपका एक सेल में कितने क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का बिहेवियर कैसा है, ठीक। किसका आधार क्या है, इसका आधार है आपका कोशिका विज्ञानीय
सूचनाओं किस पर आधारित है? कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं पर। वो क्या क्या है? जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार और बस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जिसे हम क्या बोलते हैं? रसायन वर्गीकी। रसायन वर्गीकी ये किस पर आधारित होती है? बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किस पर? बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ चूंकि हम प्लांट किंगडम में है तो प्लांट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है रासायनिक कारकों पर आधारित होती है। ठीक, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शैवाल यानी एल्गी। ठीक है, तो एल्गी कैसी होती है? एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है। कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है। सिंपल थैलोइड। फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रोपिक भी होगी। ऑटोट्रोपिक और एक्वेटिक, यानी कि और आपका क्लोरोफिल बियरिंग, ये प्रकाश संश्लेषी होती है। इसका जो शरीर की रचना होती है सरल होती है और थैलोइड होती है। स्वपोषी होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है। जलीय होती है, दोनों तरह के जल में पाई जाती है। कैसे? फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी, यानी अलवणीय जल में भी और समुद्री में भी। और आपकी क्लोरोफिल युक्त होती है। क्लोरोफिल युक्त। ठीक है, पानी के साथ साथ ये कहाँ पे कैसी जगहों पर भी मिल सकती है? पानी के साथ साथ मोइस्ट स्टोन्स या गीली मिट्टी सॉइल, गीली लकड़ी यानी कि नम पत्थर, मिट्टी जो कि नम है, तथा लकड़ी के ऊपर भी पाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है, लाइकेन में भी मिल जाती है। सहजीवी होते हैं, लाइकेन में सहजीवी होती है।
ठीक है। ये स्लोथ बियर जानते हो आप? उसके ऊपर भी उगाती है। स्लॉथ रीच। बहुत सुस्त होता है ये, 24 में से 22 घंटे सोता ही है। बहुत स्लो चलता है, बहुत धीरे चलता है। ठीक है। आलसी होता है। और बात करेंगे जो हमारी एलगी है, शैवाल है, उसका फॉर्म एंड साइज डिफर ग्रेटली। ठीक है। जो हमारी शैवाल है उसका माप और आकार बहुत भिन्नता होती है। कैसे? जैसे वॉलवॉक्स है, उसकी कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनी। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका कॉलोनी है। कॉलोनी है। ठीक है। यूलोथ्रिक्स है। स्पायरो गायरा है। ये कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, यानी कि तंतुमयी। ठीक है। कैल्प का नाम सुना है? जाइंट होते हैं, विशालकाय, 100 मीटर लंबे। ठीक। तो जो इनका माप और आकार है, फॉर्म एंड साइज, बहुत भिन्न होता है। बहुत इसमें हमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है।